यमकेश्वर से आपने शुरुआत की थी। यमकेश्वर से जब कोटद्वार आप आए तो ऐसा कहा जा रहा था, जो आपके समर्थक थे, कि आपके साथ में अन्याय हुआ है। हम कहाँ से लड़ेंगे, वो पार्टी का निर्णय होता है। इसमें मेरा या किसी और का कोई निर्णय होता नहीं है। देखिए, मैं सैनिक परिवार से आती हूँ और मैं जात पात धर्म ये सब हमारे को कभी इन चीज़ों की ना तो शिक्षा मिली ना सिखाया। पर एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, सदन में खड़े होकर एक सम्मानित विधायक कहते हैं कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। पक्ष जो है वो ये कहता है कि सदन की जो कार्यवाही है, समय नहीं मिलता, 2-3 दिन बहुत कम समय होता। अपने बेटों को खासकर सही संस्कार देने होंगे। बेटियों को तो संस्कार देते ही हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नहीं, ये एक आप सरकार की जिम्मेवारी है। पहला सवाल आपकी जर्नी से ही रहेगा। मैं पढ़ रहा था कि आपने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। 2006 से 2017 तक आपने दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में जॉब भी की है। वो सफ़र कैसा था और उसके बाद सीधे राजनीति में कैसे आया? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो मैंने करी है, बीए किया है मेरठ यूनिवर्सिटी से, फिर एमए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग और पत्रकारिता में मैंने डिप्लोमा भी लिया है। और ये जो पढ़ाई की तरफ रुझान था, वो मेरे पेरेंट्स का, खासकर मेरी माँ को बहुत शौक़ था कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपनी करें। 1963 की वो एमए हिस्ट्री है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से, तो उनको बहुत शौक़ था कि बच्चे अच्छा पढ़ें। तो भाई को और मुझे दोनों को बहुत इनकरेज किया गया कि हम पढ़ाई करें। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की। मैंने हिस्ट्री पढ़ाया वहाँ और काफ़ी समय तक बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद 2014 में जब मेरे फादर का जो वो लास्ट इलेक्शन एज एमपी लड़ रहे थे, तो माँ का आना नहीं हो पाया क्योंकि उनको इंजर हो गई थी, उन्हें चोट लगी थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं भी और मेरा भाई भी, और उस दौरान पूरा गढ़वाल घूमने का एक मौका मुझे मिला। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गढ़वाल में अपने एनजीओ, जो कि जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके माध्यम से महिलाओं के लिए कुछ कार्य कर सकती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, ये कार्यक्रम था, उससे भी हम लोग प्रभावित थे। और ये प्रयास रहा कि मैं पूरे गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमूं, और मैंने वो काम किया। कभी मैं गांव में गई, कभी मैंने महिलाओं के माध्यम से जो हमारी लोकल चीज़ें हैं वो दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस तरह से धीरे धीरे घूमते घामते फिर शायद संगठन में या पार्टी में किसी ने मुझे देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि ये भी राजनीति में इनको लाया जा सकता है, और फिर मैं अचानक ही राजनीति में आई। राजनीति का सफ़र भी आपका बहुत अच्छा रहा है, लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं। मुझे समझा और जो मैं उनसे कह रही थी उसको अप्रिशिएट किया और फिर मुझे जिताया। आपके पिताजी जो हैं लंबे समय से जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन उनको जब हार मिलती है, जिस सीट से आप जीत कर आए हैं वहाँ उनको हार मिलती है, पिताजी की हार का आप बदला भी लेते हैं। देखिए, बदला नहीं कहूँगी, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, और क्यों जीतते हैं क्यों हारते हैं ये भी समझ में पॉलिटिक्स में थोड़ा कमी आता है। लेकिन आदरणीय पिताजी का जो वहाँ से लॉस हुआ था, वो कुछ भी कारण हो सकता है। उस वक्त शायद उनकी डेस्टिनी नहीं थी कि वो उस वक्त जीते। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कोटद्वार की जनता का कि उन्होंने लगातार मेरे पिताजी को 1991 से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और उसमें कोटद्वार का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो बार बार निरंतर जीतते रहे एज एमपी, तो उसमें कोटद्वार का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो जनता का आशीर्वाद और प्यार उनको मिलता रहा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी मिला। एक मिथक भी आपने तोड़ा था कि कोई ब्राह्मण चेहरा वहाँ से जीत कर नहीं आ रहा था, तब आप जीत कर आए वहाँ से। देखिए, मैं सैनिक परिवार से आती हूँ और मैं जात पात धर्म ये सब हमारे को कभी इन चीज़ों की ना तो शिक्षा मिली ना सिखाया गया। हमारे लिए सब बराबर हैं, सब मनुष्य हैं, सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं उस थॉट से कभी कोटद्वार गई नहीं, और मैं उस थॉट से कोटद्वार में आज भी काम नहीं करती हूँ। मेरा मानना यह है कि मुझे कोटद्वार की जनता ने, हर एक व्यक्ति ने, चाहे किसी ने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, मेरा कर्तव्य और दायित्व अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति है, और मुझे हर एक उस व्यक्ति के लिए काम करना है जो कोटद्वार में रहता है। मैडम, 2022 का चुनाव मैं बहुत करीब से देख रहा था, कवर कर रहा था।
मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आपके समर्थक जो थे, जिस तरह से आपने बोला आपने महिलाओं के लिए कार्य किया है, उन महिलाओं ने आपका कार्य देखा था, आपका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था। एक तो महिला मुख्यमंत्री, ब्राह्मण चेहरा अगर पार्टी देखना चाहती तो, फिर उसके बाद आपका चेहरा नहीं आता है। क्या कुछ रहा, क्या कुछ ऐसी चर्चाएं चली थी मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर? देखिए ऐसा है, पद मिलना या ना मिलना वो संगठन के हाथ में होता है, और एक कार्यकर्ता या एक विधायक के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर मेरा काम ये है कि जो भी जिम्मेवारी मुझे दी जाए उसे सहर्ष स्वीकारूं। और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगी कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तुरंत मुझे दो बार मुझे टिकट मिल चुका है, स्पीकर बनाया गया, महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष रही हूँ। तो पार्टी के माध्यम से इतना मुझे मिला है कि मैं बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि इतना कुछ एक नए विधायक पर, एक नए नेता पर इतना विश्वास पार्टी ने किया, और जैसे पार्टी चाहती है हम वैसा ही कार्य करते हैं। हाँ, एक सवाल इसी से जुड़ा रहेगा, आगे भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या मैडम की कोई तैयारी रहेगी मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए ऐसे मैंने जैसे आपको कहा, ये निर्णय कि हम लोगों का किसी का निर्णय नहीं है, ये निर्णय संगठन के माध्यम से लिया जाता है, और संगठन को जो सही लगता है वो संगठन करती है। अध्यक्ष जी, आप विधानसभा अध्यक्ष रूप में बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं, पर एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, सदन में खड़े होकर एक सम्मानित विधायक कहते हैं कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। किस रूप में विधानसभा अध्यक्ष इसको देख रहे हैं? देखिए विधानसभा अध्यक्ष का तब वहाँ पर मेरी जिम्मेवारी बनती जब कोई ना कोई उस विषय को वहाँ पर उसका प्रोटेस्ट करता, उसको उठाता। विधानसभा के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम सुओ मोटो मैं एक्शन ले सकती हूँ। अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल किया या किसी ऐसे मेंबर का नाम लिया गया जो वहाँ पर नहीं है, उस पर हम सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात कही गई थी, या तो पक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता को इस बात को उठाना चाहिए था, और उठाते तो मैं संज्ञान लेती। ये जब सदन के अंदर तो नहीं, परंतु सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री सारे एक हो गए थे, निशंक जी हों, त्रिवेंद्र जी हों, हरीश रावत जी हों, उन्होंने शायद पत्र भी लिखा था आपको कि इस पे कार्रवाई कीजिए, कोई एक कमेटी गठित कीजिए, इसकी जो भी कुछ है इसमें देखिए। नहीं, मुझे कोई पत्र नहीं मिला। ऐसा कोई पत्र नहीं आया था। चलिए, एक सवाल और रहेगा मेरा कि आपकी विधानसभा में मालन पुल गिरता है, ये पुल कैसे गिरा, कोई इसकी तैयारी, मतलब पुल गिर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपकी तरफ से या कुछ हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई भी नुकसान वहाँ पर होता जान हानि का तो उसका जिम्मेदार भी कौन होता? नहीं, देखिए ऐसा है, जिस समय पुल गिरा उस वक्त ईश्वर की कृपा रही, दुखद है कि हमने एक व्यक्ति को उसमें खोया, लेकिन क्यों गिरा, क्या गिरा, वो तो जांच का विषय है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि चीज़ों को हम सुदृढ़ करें, ठीक ठाक रखें अपनी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आई, बहुत पानी भी बरसा, और उस कारण से पुल गिरा, और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर जल्दी काम करके अगले मार्च तक उसको हम पूरा कर पाएँ। हाँ, मैंने देखा था आपने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी इसको लेके। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैडम, विपक्ष जो है वो ये कहता है कि सदन की जो कार्यवाही है समय नहीं मिलता, 2 दिन 3 दिन बहुत कम समय होता है, कम से कम 15 दिन का समय मिलना चाहिए। देखिए ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। एज विधानसभा अध्यक्ष मुझे कार्यक्रम सरकार से मिलता है कि वो 2 दिन करेंगे कि 3 दिन करेंगे, और उसके बाद वो 3 दिन सुचारू रूप से चलाने का जो कार्य है वो विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष का है। नहीं, तो हम तय नहीं कर सकते हैं कि 3 दिन चलेगा कि 10 दिन चलेगा, क्योंकि जो कार्य है, जो सदन के अंदर कार्य होना है, उसका निर्णय सरकार लेती है कि इतने विधेयक आने हैं या इतने क्वेश्चंस हैं या इतना हम लोगों को डिस्कशंस करने हैं। तो अगर उनके पास 3 दिन का काम है तो 3 दिन ही चलेगी विधानसभा, उसमें कितने दिन चलेगी वो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नहीं लेता है। फिर भी विपक्ष ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, कितना सच है इसमें? आप देखिए ऐसा है, मुझसे मत पूछिए ये सवाल, आप कार्रवाई निकलवाइए और आप उसको देखिए कि कितने घंटे हमने विपक्ष को दिया है बात बोलने के लिए अपनी बात। अध्यक्ष जी, आप एक महिला भी हैं, प्रदेश में जिस तरीके से महिला अपराधों की तरफ जा रहे हैं, चाहे आईएसबीटी का मामला हो, अंकिता भंडारी हो, रुद्रपुर में जो नर्स हो, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं इस बात को पूरी तरह से जिम्मेवारी से इस बात को कहती हूँ कि शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा उत्तराखंड के, भारत में, कि कोई इस चीज़ को उसको अच्छा मानेगा और ये अप्रिशिएट करेगा। हम सब बहुत दुखी होते हैं और परेशान होते हैं जब इस तरह के कृत्य कहीं भी होते हैं, और ख़ासकर देवभूमि में होते हैं तो बहुत दुख होता है, मन को ठेस पहुंचती है।
सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है और करता रहेगा। लॉज बहुत बने हैं, जो हमारी पुलिस है वो भी पूरा प्रयास करते हैं कि इस तरह की घटना पहले तो ना हो, और अगर हो तो जो भी इसके लिए जिम्मेवार है कोर्ट के माध्यम से उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जहाँ एक तरफ कानून की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पुलिसिंग की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, साथ ही साथ समाज की भी जिम्मेवारी है। आप निर्भया कांड के बाद क्या हमने महिलाओं के प्रति जिस तरह का कृत्य होते हैं रोक पाए हैं? लॉ तो बहुत कड़े से कड़े कानून बना है। समाज को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने घरों से, अपने स्कूलों से, अपने बच्चों को, अपने बेटों को खासकर सही संस्कार देने होंगे। बेटियों को तो संस्कार देते ही हैं, शायद समय अब आ गया है, अगर समाज में तब्दीलियां लानी है और इस तरह के कृत्य रोकने हैं तो अपने लड़कों को समझाना होगा कि महिलाओं का सम्मान करना है। और अगर बचपन से उसको ये व्यवहार उसके व्यवहार बन जाएगा, उसका हैबिट बन जाएगा कि महिला का सम्मान करना है, चाहे वो घर की महिला हो चाहे वो बाहर की महिला हो, तो फिर धीरे धीरे ये बदलाव हो पाएगा। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। आप सम्मानित विधायक भी हैं सरकार में। विपक्ष कहता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस तरीके से हरिद्वार में डकैती होती है और राष्ट्रपति जी आती हैं, देहरादून में डकैती होती है, तमाम ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नहीं, ये एक आप विधायक हैं, एक आप सरकार की जिम्मेवारी है। और मुझे यहाँ लगता है कि सरकार अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करती है, पुलिस ज़रूर प्रयास करती है कि इस तरह की घटनाएं ना हों, और अगर हो रही हैं तो जैसे मैंने कहा कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी बखूबी से दिया। वीडियो इंग्लिश विवेक आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। करें देवभूमि इनसाइडर।